चलें। सो एज आई वाज सेइंग कि मिड्स के हवाले से अगर हम बात करें और सेक्शन 3 के हवाले से अगर हम बात करें, तो सेक्शन 3 में बेसिकली 5 ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बारे में ज़्यादातर एग्जामिनर सवालात बना रहे होते हैं या सवालात आपसे कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 से अगर हम स्टार्ट करें, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं या ज़्यादातर कंटेंट जिनके बारे में पूछा जाता है, ही इज़ अयूब खान। तो अयूब खान के हवाले से यूजुअली 2 से 3 सवालात अक्सर आपको पास पेपर्स में नजर आएंगे। वन इज कि उन्होंने मार्शल लॉ क्यों लगाया था। सेकंड इज कि उनका डिकेड ऑफ डेवलपमेंट क्या था। ठीक है, थर्ड इज कि उनके रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस कर लें। क्लियर। अब रिफॉर्म्स पूछने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, या तो एग्जामिनर कोई भी एक रिफॉर्म का स्टेटमेंट कोई आपके साथ शेयर कर लेगा और आपसे कहा जाएगा कि क्या आप इससे एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप ये होगा कि जिस रिफॉर्म का जिक्र एग्जामिनर ने सवाल में किया है, उसको पहले आप डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद जो है ना, वो बाकी उनके जितने भी रिफॉर्म्स थे, लाइक अगर हम 14 मार्क क्वेश्चन की बात करें, तो 14 मार्क क्वेश्चन के अंदर हम 5 रिफॉर्म्स का जिक्र करेंगे। तो एक तो सवाल में गिवन होगा ऑलरेडी, और बाकी के 4 जो होंगे वो आप खुद से मेंशन करेंगे। क्लियर। सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, चैप्टर नंबर 13 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र है, लेकिन शेख मुजीब के ऊपर बहुत कोई लेंदी क्वेश्चंस या बहुत कोई डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है। ज्यादातर अगर क्वेश्चन बन जाएंगे तो 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज मुजीबुर रहमान। या अगर क्वेश्चन बन गया तो ये बन सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स क्या थे। या अगर क्वेश्चन बन गया तो ये बन सकता है कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट क्यों हुआ था। ये 7 या 4 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं ज्यादातर। 14 मार्क का क्वेश्चन आपको शायद एक आध दफा नजर आएगा पास पेपर्स के अंदर, तो उसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस फिलहाल अभी ना दें। फोकस करेंगे, अगर आप चैप्टर 13 की तैयारी कर रहे हैं, शेख मुजीब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 7 मार्कर और 4 मार्कर के हवाले से। ठीक है। ऑपरेशन ऑपरेशन सर्च लाइट, क्या मुजीबुर रहमान कौन थे, या क्या क्या डिस्कशन हुई थी बिटवीन जिया और शेख मुजीब के दरमियान में, ये इस तरह की चीजें 4 मार्क के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं। अदर देन के व्हाट वर द बेसिक रीजंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। क्लियर है। तो चैप्टर 12 के अंदर अयूब खान है जिनको ज्यादा पढ़ने की और ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। चैप्टर 13 में शेख मुजीबुर रहमान है जिनको आप थॉरली देख लीजिएगा, बट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क और 7 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। उनके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 14 में, तो दो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनका जिक्र हमें मिलता है चैप्टर 14 के अंदर। वन इज नन अदर देन जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो, और दूसरे हमारे पास हैं जनाब जियाउल हक साहब। ठीक है। I have tried to compile some of the notes for both of the political personalities। पहले हम भुट्टो साहब की बात कर लेते हैं, और उनके बाद हम बात करेंगे जनाब जियाउल हक साहब की। लेकिन भुट्टो साहब के हवाले से अक्सर और बेशतर सवालात जो बनते हैं बच्चों, वो 2-3 सवालात बन रहे होते हैं। पहली बात तो ये कि भुट्टो साहब अभी वैसे, आई हैव ट्राइड कि मैं उन तमाम के तमाम पास पेपर क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पॉइंटर्स बना लूं। मैंने इनफैक्ट इसमें पॉइंटर्स कंपाइल भी किए हैं उन तमाम क्वेश्चंस के जो कि आपको पास पेपर में नजर आएंगे। तो जब आप लोग कल अपने पेपर की तैयारी करने के लिए बैठोगे, सो यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि उन क्वेश्चंस को जो कि चैप्टर 14 से 15 से 12 से आ रहे होते हैं, उनको आंसर हमने किस तरह से करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया है, या पॉइंटर्स मैंने सेपरेट किए हैं रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। क्लियर है। अक्सर और बेशतर आप पास पेपर में सवाल देखोगे कि जुल्फिकार अली भुट्टो की डोमेस्टिक जो थी वो क्या थी। ठीक है। तो उसके अंदर ये चंद एक डोमेस्टिक पॉलिसीज आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही हैं। वी हैव डिस्कस दिस थिंग इन आवर क्लास एज वेल, कि जुल्फिकार नो, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने बिलाल और हसान के साथ इसको डिस्कस, मतलब कोचिंग में हमने इसको डिस्कस किया था या नहीं किया था। बट आई एम क्वाइट श्योर कि स्कूल के अंदर हमने इस टॉपिक को बड़ा डिटेल में पढ़ा था, और बहुत सारी चीजें जो कि शायद नोट्स वगैरह में भी नहीं, हमने उसको भी डिस्कस किया था। बट खैर, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स के लिए रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, तो ये चंद एक बातें हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो ब्रॉट सम चेंजेस इन द मिलिट्री। अब मिलिट्री में क्या क्या चेंजेस लेके आए थे, फॉर दैट थिंग आई हैव ऑल्सो कंपाइल्ड सम ऑफ द पॉइंट्स। नीचे अगर हम देखें कि मिलिट्री के अंदर सबसे सबसे आगे
इनसे पहले जितने भी मार्शल लॉज लगे हैं, ये जितनी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की इंटरफेरेंस रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, इनके टेन्योर के अंदर अब वो इंटरफेरेंस कम से कम हो जाए या तकरीबन ना जाए। ठीक है। फॉर दैट पर्पज इन्होंने उन तमाम के तमाम ऑफिसर्स को रखते थे, और उन रिप्लेस करने वाले लोगों में उस वक्त की आर्मी चीफ, उस वक्त के नेवल चीफ और उस वक्त के एयरफोर्स के चीफ्स भी शामिल थे। इन्होंने बड़ी से बड़ी पोजीशन पे और छोटी से छोटी पोजीशन पे अपने सपोर्टर्स को या उन ऑफिसर्स को डिप्यूट किया जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को किसी हद तक फायदा पहुंचा सकते थे, या अगर फायदा नहीं भी पहुंचा सकते थे तो एटलीस्ट वो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उन तमाम के तमाम ऑफिसर्स को रिप्लेस किया गया, और कहा यह गया कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर तकरीबन 29 से 30 ऑफिसर्स जो थे उनको रिप्लेस किया गया, उनको उनकी जॉब से आगे पीछे किया गया। क्लियर है। जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ भी शामिल थे। हिज नेम वाज लाइक जनरल गुल हसन काम कर रहे थे, और उनकी जगह पे जनरल टिक्का खान को लगाया गया था। ठीक है। सिमिलरली एफएसएफ को बनाया गया। एफएसएफ वाज फॉर्म्ड, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक ऐसी फोर्स बनाई गई जिसका बेसिक पर्पस ये था कि आपने एलिमिनेट करना है करप्शन को, जिसका पर्पस ये था कि आपने उन तमाम के तमाम एक्टिविटीज को स्टॉप करना है जो कि मुल्क में एनार्की फैलाती हैं, जो कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाती हैं, और किसी हद तक आपने पुलिस को भी और डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस को भी सपोर्ट करना है। तो एफएसएफ के नाम से, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से एक स्पेशल फोर्स बनाई गई, और ये सारा का सारा काम हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने के अंदर। क्लियर है। तो मिलिट्री चेंजेस की अगर हम बात करें तो ये हम मिलिट्री चेंजेस देख सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की अगर बात कर लेते हैं तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में भी हमारे पास ये देखा जाता है कि इन्होंने तकरीबन तकरीबन मेजॉरिटी या पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो बड़े बड़े इदारे थे, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो अस्पताल हों, चाहे वो मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रीज हों, इवन इवन स्कूल्स कॉलेजेस भी हों, इन्होंने नेशनलाइजेशन प्रोग्राम के तहत उन तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को नेशनलाइज कर दिया था, यानी कि गवर्नमेंट की तहवील में दे दिया था। अब वो तमाम के तमाम इदारे जो थे प्राइवेटली ओन नहीं होंगे, अब वो तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट चलाएगी, गवर्नमेंट उसको ओन करेगी। इससे काफी हद तक यूं कह लीजिए कि जहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों को फायदा हुआ, लोगों को फैसिलिटेट किया गया, वहीं पे इसका एक डीमेरिट ये भी देखा गया कि कौमी खजाने के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई इदारा ओन करती है, किसी इदारे को टेक ओवर करती है, मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बल्कि उसका बेसिक मकसद जो होता है वो आवाम को फैसिलिटेट करना होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन तो कम हुई, लोगों को फायदा पहुंचाया गया, लोगों को जॉब्स दी गई, उनको जॉब से नहीं निकाला गया, लेकिन वहीं पे कौमी खजाने की मद में कौमी खजाने से बहुत सारे पैसे हमने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलोकेट किए। और फाइनेंशियली थोड़ा सा यह है कि हम पे बर्डन पड़ा। ठीक है। फाइनेंशियली हम पे थोड़ा सा इसका बर्डन पड़ा, और उसको बहुत बाद के टाइम तक जो था एक्सपीरियंस किया गया और उसको मैनेज किया गया। क्लियर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक और बड़ा मसला ये भी था नेशनलाइज करने का इदारों को, कि आपके पास एक्सपर्ट्स की कमी थी। जो एक्सपर्ट मैनेजर, जो एक्सपर्ट लेबर, जो एक्सपर्ट सुपरवाइजर, या वो तमाम के तमाम एक्सपर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो कि उन फैक्ट्रीज को, उन बैंक्स को चला रहे थे, जब गवर्नमेंट की तहवील में दिया गया और ऑब्वियसली बात है सरकारी अफसरों के पास दिया गया, तो उनके पास वो तजुर्बा नहीं था जो तजुर्बा इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इस वजह से भी हमने देखा कि नेशनलाइजेशन प्रोग्राम जो था वो जुल्फिकार अली भुट्टो का बहुत हद तक पॉपुलर हो नहीं सका, और इसमें बजाय फायदा होने के कौम को, ठीक है, कंट्री को नुकसान होना ज्यादा देखा गया। कि लोगों को बड़े लिमिटेड स्केल पे फायदा पहुंच रहा है, लेकिन इसका नुकसान जो है ना वो बहुत मैसिव स्केल पे कंट्री फेस कर रहा है। सिमिलरली अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी इनके जमाने में लिए गए थे। एवरीथिंग हैज बिन रिटन, और एवरीथिंग हैज बिन लाइक आई हैव ट्राइड टू जॉट डाउन एवरी सिंगल थिंग ओवर हियर। तमाम की तमाम पे स्केल्स को यूनिफाई किया गया, मतलब डिफाइन कर दिया गया कि अगर किसी इंसान की कोई तनख्वाह होगी, कोई सैलरी होगी, तो कौन से स्केल पे या कौन सी पोजीशन पे कितनी तनख्वाह, कितने पैसे उनको दिए जाएंगे। क्लियर है। मुख्तलिफ किस्म की यूं कह लीजिए कि सिस्टम्स को लाने की कोशिश की गई, इन ऑर्डर के इदारों के अंदर किसी हद तक स्टेबिलिटी आ जाए, इन ऑर्डर के इदारे जो है ना वो किसी हद तक बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी भुट्टो साहब का बड़ा काम है। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन इनकी एक बहुत
बड़ी अचीवमेंट थी जो कि आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, और ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके मुताबिक पाकिस्तान अपने बनाए हुए कानून को, बनाए हुए लॉज को, बनाई हुई पॉलिसीज को आज भी एग्जीक्यूट करता है और फॉलो कर रहा होता है। ऑल्दो कि इसके अंदर हमने काफी सारी चेंजेस आज की तारीख तक कर दी हैं, लेकिन उन चेंजेस के बावजूद भी यही वो कानून है, यही वो बेस कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पाकिस्तान में राइज है, और आज तक इसको फॉलो किया जा रहा है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी जुल्फिकार भुट्टो के टाइम पे बहुत ज्यादा देखे गए। इनके टाइम पे नए कॉलेजेस, स्कूल स्टार्ट किए गए, ज्यादातर को नेशनलाइज कर दिया गया। प्राइमरी तक एजुकेशन इन्होंने भी फ्री रखी। बिल्कुल अयूब खान का जो प्रोग्राम था, जो पॉलिसी थी, उसी प्रोग्राम को इन्होंने आगे कंटिन्यू किया। बेसिक मकसद ये था कि पाकिस्तान के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए और कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रहने पाए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करें तो भाई एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के अंदर लैंड लॉर्ड्स को लिमिटाइज कर दिया था कि अब आप लोग 500 एकड़ से ज्यादा जमीनें अपने नाम पे नहीं रख सकते अगर वो इरिगेटेड लैंड है तो, और अगर वो अनइरिगेटेड लैंड है तो 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास नहीं रह सकती। क्लियर है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि जितने भी टीनेंट्स थे, टीनेंट्स कहते हैं उन तमाम के तमाम किराएदारों को जो कि किसी की जमीन पे काम करते थे, उनकी सिक्योरिटी के, उनकी जॉब सिक्योरिटी के लिए और उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लैंडलॉर्ड्स को पाबंद किया गया कि आपके पास जो जमीन है और अगर उस पर कोई टीनेंट काम कर रहा है, कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई लेबर काम कर रहा है, तो आप अपनी जमीन को नहीं बेच सकते, क्योंकि अगर आप अपनी जमीन को बेच देंगे तो उससे उस पर्टिकुलर टेनेंट की या उस पर्टिकुलर हारी की या किसान की जो जॉब है वो चली जाएगी। और अल्टीमेटली जब ये काम होगा तो बहुत सारी फैमिलीज जो कह लीजिए कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में भी चली जाएंगी। इन्हीं के टाइम पे हमने ये भी देखा कि अयूब खान की तरह जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी बाहर से इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर्स वगैरह या सीड्स वगैरह पाकिस्तान मंगवाए, और मशीन्स के ऊपर बड़ा उन्होंने एम्फेसाइज किया कि अब किसानों को या पाकिस्तान के लोगों को अपनी मशीन्स, मतलब टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना चाहिए, और जो सारा का सारा काम ये मैनुअली कर रहे होते हैं वो सारा का सारा काम इनको मशीन्स के थ्रू भी कर लेना चाहिए। क्लियर है। हेल्थ रिफॉर्म्स की भी अगर हम बात करें तो हेल्थ रिफॉर्म्स भी आपके सामने यहाँ पे मेंशन हुए हुए हैं कि जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो बहुत ज्यादा था, यानी बच्चे जो कि पैदा होते हैं और पैदा होने के फौरन बाद मर जाते हैं, इस तरह के बच्चों की तादाद काफी ज्यादा थी। एंड इट वाज सीन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो माल न्यूट्रिशन का भी शिकार थे। बहुत सारे लोगों को बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं थी। फॉर दैट पर्पज जुल्फिकार अली भुट्टो जब गवर्नमेंट में आते हैं तो रूरल हेल्थ सेंटर्स गांव देहातों के अंदर और बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए जाते हैं, ताकि आपको दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े। अगर आपको कोई फॉरेन से पहले मेडिकल की नीड है तो आपको अपने ही इलाके में वो तमाम की तमाम बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। तो BHUs यानी कि बेसिक हेल्थ यूनिट्स और RHCs यानी कि रूरल हेल्थ सेंटर्स का एक पूरा नेटवर्क बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी, हमने क्लास में इसको डिस्कस नहीं कर सके थे। जुल्फिकार भुट्टो के नाम पे एक बड़ा अजीब काम हुआ। इन्होंने बोला कि जितनी भी दवाएं बनाने वाली कंपनीज हैं वो तमाम की तमाम दवाएं बनाने वाली कंपनीज अपना ब्रांड नेम यूज नहीं करेंगी, अपना ब्रांड नेम यूज नहीं करेंगी, बल्कि उनको बेचने के लिए उस पर्टिकुलर मेडिसिन का जो मेडिकल नेम होगा, जो कि केमिस्ट को पता होता है या बहुत कम लोग उस मेडिकल नेम को जानते हैं, इन्होंने कहा कि उसी मेडिकल नेम से वो दवा बाजार में बिकेगी। क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं ना वो अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से दवाओं की कीमतें अप एंड डाउन करते रहते हैं, बहुत दफा गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। तो इस चीज को रोका जाएगा और जितनी भी दवाएं मेडिसिन वगैरह अवेलेबल होंगी वो सारी की सारी मेडिसिन जो होंगी ना वो मेडिकल नेम के साथ होंगी, ब्रांड नेम के साथ नहीं होंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सकें। और अब इसी बात है, जब कोई ब्रांड अपना नाम उसमें नहीं ऐड करेगा तो उसकी कीमत भी कम ही होगी। क्लियर है। लेकिन इसका मतलब ये था कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे या दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो फिर पाकिस्तान में आके अपना कारोबार करना प्रेफर नहीं करेंगी, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो पाकिस्तान में डेफिनेटली कारोबार को भी प्रेफर नहीं कर रही होंगी। तो जहां पे लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा था वहीं पे हमने एक दफा फिर से देखा कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को किसी हद तक सफर करना पड़ रहा था, यानी कि मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा था। डोमेस्टिक पॉलिसीज के बाद एक और इनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉलिसी आ जाती है फॉरेन पॉलिसी। और फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान में होने वाले शिमला अग्रीमेंट को। ठीक है। अगर आप में से किसी को कुछ आइडिया है, इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड रिगार्डिंग दिस शिमला एग्रीमेंट,
वुड यू लाइक टू टेल मी कि शिमला एग्रीमेंट क्या था, क्या डिस्कशन हुई थी बिटवीन जुल्फिकार भुट्टो एंड इंदिरा गांधी? अगर आपको पता है इस बारे में, सो प्लीज लेट मी नो द आंसर बाय राइटिंग द मैसेज इन द चैट बॉक्स। आई एम रीडिंग योर आंसर प्लीज। और if you want to unmute yourself then you can unmute and you can answer it as well, जैसा आपको convenient हो, you can do it. ये इसमें जो है हमारे पास जो है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया गांधी के बीच में जो है वो बातचीत हुई थी। इसमें जो है इंडिया ने एग्री किया था 90,000 प्लस पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिलीज करने के लिए। तो जो ठीक है है। और उसके बाद फिर इंडिया ने ऑल्सो इस बात पर भी एडवोकेट करने के लिए कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट पाकिस्तान को दिया जाए। और जो है म्यूचुअली एग्रीड दैट द कश्मीर इशू वॉन्ट बी डिस्कस एट एनी इंटरनेशनल लेवल। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बताया। कि मेनली तीन बातें इसमें डिस्कस हुई थी। फर्स्ट थिंग वाज दैट कि जुल्फिकार अली भुट्टो डिमांडेड कि तमाम के तमाम वो सोल्जर्स, तमाम के तमाम वो प्रिजनर्स जिनको आपने कैद कर लिया है ईस्ट पाकिस्तान की जब सेपरेशन हो रही थी उस पर्टिकुलर टाइम पे, चैप्टर नंबर 13 का सारा वाकया है, उन तमाम के तमाम सोल्जर्स को रिहा किया जाए, जिनकी तादाद गालिबन बहुत सारी किताबें बताती हैं कि 93,000 थी, लेकिन आपकी किताब के अंदर 90,000 के करीब नंबर लिखा हुआ है, तो हम उसी नंबर को फॉलो करेंगे। तो 90,000 से ज्यादा जो फौजी थे उनको उनकी रिहाई की बात की गई, जो कि एक्सेप्ट की गई। उसके अलावा ये इंडिया की तरफ से ये भी देखा गया था कि वेस्ट पाकिस्तान का तकरीबन तकरीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिया था इंडियन फोर्सेस ने। तो जुल्फिकार भुट्टो ने इस बात की भी डिमांड की थी इंडियन गवर्नमेंट से कि आप वो तमाम का तमाम एरिया रिलीज करेंगे, वो तमाम का तमाम एरिया पाकिस्तान को वापस किया जाएगा। ये डिमांड भी पाकिस्तान की एक्सेप्ट कर ली थी। एंड द थर्ड थिंग वाज कि कश्मीर इशू जो है वो अब किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे डिस्कस नहीं होगा, बल्कि अब वो दोनों कंट्रीज आपस में इसको मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक, हमने क्लास में इसको ये भी थोड़ा सा तफसील के साथ डिस्कस किया था कि इंडिया जो कि अभी तक हमारा डेडली एनिमी बना हुआ था और हमारे ही एक विंग को हमसे अलग कर बैठा था, वो हमारी डिमांड जितनी आसानी के साथ क्यों मान रहा था। तो अगर कुछ याद है, कुछ आइडिया है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड कि इंडिया ये सारी की सारी बातें हमारी मानता चला जा रहा था, और एक तरफ वो एक साल पहले ही हमसे एक लड़ाई करके बैठा था, इनफैक्ट हम ये कहें कि उस लड़ाई को हम हार बैठे थे अगेंस्ट इंडिया। तो अब क्या हो गया था इंडिया को कि हमारी सारी की सारी शराइत, हमारी सारी की सारी बातें मानने पे वो तैयार हो गया था? एनी आइडिया, एनी आंसर्स इफ यू हैव? You can either write it or you can either unmute yourself and answer it. Okay, Bilal, thank you. I've got one answer from Bilal कि कश्मीर की वजह से इंडिया हमारी सारी की सारी बातें मान रहा था। ओके, फेयर इनफ। एनी अदर रीजन पॉसिबल अकॉर्डिंग टू यू? मतलब ये रीजन आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि बुक में सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि दोनों के दरमियान अग्रीमेंट होता है और इंदिरा गांधी जुल्फिकार अली भुट्टो की बात मान जाती हैं, बट लॉजिक इस बात को थोड़ा सा मानने से इनकार कर देती है कि भाई इतना खतरनाक दुश्मन हमारा, वो किस तरह से हमारी सारी की सारी बातें मान सकता है। हम एक दफा उससे मुलाकात करेंगे, और मतलब भुट्टो साहब के पास ऐसा क्या जादू था कि इंदिरा गांधी के साथ एक दफा मुलाकात हुई और इंदिरा गांधी आपकी सारी की सारी बातें मानने को तैयार हो गई है। 90,000 फौजी उन्होंने छोड़ दिए हैं, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो कि बहुत बड़ा एरिया होता है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया। और कश्मीर इशू पे भी उन्होंने कहा कि हम बैठ के बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत हम दोनों के दरमियान में होगी, किसी इंटरनेशनल फोरम पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपकी अकल अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि लॉजिकली ये चीज थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है कि हाउ इज पॉसिबल कि इंडिया इतना अच्छा हो गया पाकिस्तान के साथ। यू हैव वन मोर मिनट टू गो, इफ एनीवन वांट्स टू आंसर इट यू कैन आंसर इट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कुछ अगर आइडिया हो।
आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं किस वजह से कह रहा हूँ। और ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बात शेयर होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। एग्जाम में इसका जिक्र करना जरूरी नहीं है, चूंकि बुक में भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अब चूंकि बात निकली है तो वी जस्ट थॉट के इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलें, सिंस आई एम गेटिंग नो आंसर्स तो आई विल बी टेलिंग इट बाय माई सेल्फ। और इसको हम यूं बता सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की मदद करता है चाइना। क्लियर। चाइना की मदद से इट वाज सीन कि इंडिया जो था वो पाकिस्तान की बात मानने को तैयार हो गया था। ठीक है, सीन ये हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब बांग्लादेश ने, चूंकि 71 की बात हो रही है, जब बांग्लादेश ने यूं कह लीजिए कि जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी के बाद अपने आप को यूएनओ का मेंबर बनाने के लिए अप्लाई किया, तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था, जिसने बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज थे जिनकी रिकॉग्निशन जरूरी थी, और उनकी रिकॉग्निशन के बगैर बांग्लादेश यूएनओ का मेंबर नहीं बन सकता था। तो यहाँ पे चाइना एक धमकी देता है इंडिया को कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान की गई डिमांड्स को या पाकिस्तान की मांगी हुई शराइत को पूरा नहीं किया, तो हम बांग्लादेश को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे यूएनओ के अंदर। और चूंकि चाइना वॉज द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, हमने ये बात भी डिस्कस की होगी क्लास के अंदर कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ के दो अहम तरीन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं। क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं कौन कौन सी? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। तो चाइना इज द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो चाइना ने कहा था कि हम बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमारी रिकॉग्निशन के बगैर चाइना को यूएनओ की मेंबरशिप, सॉरी, बांग्लादेश को यूएनओ की मेंबरशिप नहीं मिल सकती। तो इंडिया अगर बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो उसको पाकिस्तान की तमाम शराइत माननी पड़ेंगी। ठीक है, वंस इंडिया एक्सेप्ट्स ऑल द डिमांड्स फ्रॉम पाकिस्तान, हम बांग्लादेश का रास्ता यूएनओ के अंदर नहीं रोकेंगे, और यूएनओ की मेंबरशिप बांग्लादेश को दिलवाने में हम एक सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। तो यूं कह लीजिए कि चाइना सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, ऑन दी अदर हैंड इंडिया सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को। सो इस चंद एक चीजों की वजह से इट वाज सीन कि इंडिया ने पाकिस्तान की तमाम बातों को मान लिया था। ठीक है। और उन चीजों की वजह से इट वाज सीन के पाकिस्तान के जो जंगी कैदी थे वो भी रिहा हो गए थे, और पाकिस्तान का जो एरिया इंडिया ने कैप्चर कर लिया था वो एरिया भी पाकिस्तान को वापस कर दिया गया था। ठीक हो गया जनाब? आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज शिमला पॉलिसी। अभी हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो दिस वाज शिमला एग्रीमेंट जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में हुआ था इन द ईयर 1972। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज आ रही है एंड देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ ऑडियो और टेक्निकल इशू। इसके अलावा इट वाज आल्सो सीन कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने गवर्नमेंट के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर, रशिया के साथ, या वी कैन से कि यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात बहुत हद तक इम्प्रूव करने की, बेहतर करने की कोशिश की थी। सही है। इनके टाइम पे इट वाज सीन कि यूएसए वाज समहाउ नॉट वेरी मच हैप्पी विद जुल्फिकार अली भुट्टोज स्टेटमेंट्स एंड एक्टिविटीज व्हिच ही यूज्ड टू डू ड्यूरिंग हिज गवर्नमेंट। लेकिन यूएसएसआर के साथ जुल्फिकार भुट्टो ने चाहा कि हम ताल्लुकात जरा से अच्छे कर लें। चूंकि चाइना और यूएसएसआर दोनों के अंदर कम्युनिज्म फॉलो होता है, और चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था टिल द टाइम ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो। तो चाइना से दोस्ती की वजह से हम यूएसएसआर के भी करीब आते गए, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का विजिट था यूएसएसआर की तरफ, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल विजिट। और इसी विजिट के बाद इट वाज सीन इन पाकिस्तान के, पाकिस्तान में जो हमारी स्टील मिल्स हैं वो यूं कह लीजिए कि उसको स्टैब्लिश किया जाता है विद द फंडिंग एंड विद द सपोर्ट ऑफ यूएसएसआर। सही है। तो ये चंद एक फॉरेन पॉलिसीज की हमने बातें डिस्कस की हैं कि 1972 के अंदर, इनफैक्ट नॉट 1971, दिस वाज इन 1972, पाकिस्तान के प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे उनको रिलीज किया गया। कश्मीर एग्रीमेंट डिसाइड हो जाता है कि कश्मीर का जो मामला होगा वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके इसको सॉर्ट आउट करेंगे। एंड द थर्ड वन वाज दैट कि सिमिलर ईयर 1972 में ही जुल्फिकार अली भुट्टो पेड अ विजिट टू यूएसएसआर इन ऑर्डर टू मेक सम गुड रिलेशंस विद रशिया एंड इट्स अलाइंड कंट्रीज।
ठीक है। अगला सवाल जो अब ये 14 मार्क्स के लिए सवाल आता है, डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर आ जाए या अलग अलग रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाए, तो जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जो भी टॉपिक डिस्कस होगा, जो भी क्वेश्चन डिस्कस होगा, आई हैव शेयर्ड द नोट्स विद यू ऑन व्हाट्सएप। हमने क्लास में भी इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था। एक पॉइंटर्स भी आपके सामने मौजूद हैं। यू गाइस हैव इनफ कंटेंट टू रीड एंड टू प्रैक्टिस। अब इसको प्रैक्टिस करें, इसको रीड आउट करें, एंड इफ यू फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी यू कैन कंसल्ट मी। एक और सवाल जो जुल्फिकार अली भुट्टो के टॉपिक से बनता है या बन सकता है, और वो सवाल है ये वाला, कि जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में क्यों आए। ठीक है, क्यों आए, कैसे आए, इस पे बात नहीं हो रही, बट सवाल अभी ये है कि जुल्फिकार अली भुट्टो पावर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर क्यों आए। क्लियर? So few of the pointers has been written in front of you. You guys can have a look. वैसे तो ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारा का सारा मामला क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। अ, अयूब खान चले गए, याह्या खान आ गए, याह्या खान के बाद भी इट वाज सीन कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में वेस्ट पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो विन करते हैं, ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान विन करते हैं। किसी हद तक सेटलमेंट नहीं हो पाती है, और उसके बाद सारे के सारे हालात और सारे के सारे मामला हमें खराब होते हुए दिखाई देते हैं। तो क्यों आने की वजह इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम getting silenced for 1 minute. Have a look on it and ask me any question if you have any query. ये दोनों सवाल, दूसरा सवाल तो खैर हम 1 मिनट के बाद देखेंगे, बट यू हैव वन क्वेश्चन के वाई जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर, पावर में आने की बेसिक वजह क्या रही थी। जस्ट हैव अ लुक ओवर इट ऑन दिस क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, और 7 मार्क के लिए वी आर सपोज टू गिव 3 रीजंस। तो ये 3 रीजंस आप चाहें तो अपने एग्जाम में बता सकते हैं, इन्हीं को एलैबोरेट कर दें। यही 3 रीजन जो कि 7 मार्क के लिए आपको पूछे जाएंगे, तो यही 3 रीजन आप अपने आंसर के अंदर बता सकते हो। ठीक है जी। कि आर्मी डिफीट हो चुकी थी, याह्या खान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखी जा रही थी, हमारा ईस्ट विंग जो था वो अब एक अलग मुल्क बन चुका था, यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ कम हो चुकी थी और पाकिस्तान पॉलिटिकली बड़ा अनस्टेबल हो चुका था। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो भुट्टो साहब जो थे, ही वॉज द लीडर ऑफ द पुअर पीपल। तो रोटी कपड़ा और मकान was द स्लोगन ऑफ दैट टाइम इन इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो दिस इज हाउ, लोगों की सपोर्ट से, मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से और ईस्ट पाकिस्तान के टूट जाने की वजह से, हमसे अलग हो जाने की वजह से, इट वाज सीन कि जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए रास्ते जरा से क्लियर हो जाते हैं, और अब जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में आ जाते हैं। ठीक है। अनदर क्वेश्चन विच यूज टू कम फॉर, विच यूज टू आस्क फॉर 7 मार्क, एंड दैट इज व्हाई भुट्टो फेल फ्रॉम पावर। अब पहली बात तो ये की थी पावर में आए क्यों थे, दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि पावर से चले क्यों गए थे, इनको क्यों हटाया गया था। तो सबसे बड़ी वजह हमें मिलती है द इलेक्शंस, ये यूं कह लीजिए कि जहां से हालात खराब होना शुरू होते हैं, दैट that वाज were द the that इलेक्शंस ऑफ 1977, जिसके अंदर इट वाज सीन के पीएनए को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त मिलती है, और पीएनए उसके बाद ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट, मुख्तलिफ किस्म की रैलीज, मुख्तलिफ किस्म के धरनाज जो है वो प्लान कर रही होती है। ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थे वो बड़ा उनको यूं कह लीजिए कि निशाना बनाया जा रहा था। लाइक आई सेड कि नेशनलाइजेशन का जो प्रोग्राम था या लैंड रिफॉर्म का जो प्रोग्राम था, इट वाज नॉट इजीली एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये चीज किसी भी हद तक लोगों को समझ में नहीं आ रही थी कि नेशनलाइज इदारों को क्यों किया गया है, इसकी बेसिक वजह क्या रही है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और सवाल की बात करते हैं, तो एक और सवाल जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से आता है कि वाई ही वॉज एग्जीक्यूटेड, इनको एग्जीक्यूट करने की वजह क्या थी। ठीक है। 1979 के अंदर जुल्फिकार अली 1979 के भुट्टो अंदर को जुल्फिकार एग्जीक्यूट क्यों किया गया था। एग्जीक्यूट से मुराद मेरी ये है कि उनको फांसी क्यों दी गई थी। ठीक है। दिस इज वन अनदर क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क इन द एग्जाम,
कि जुल्फिकार अली भुट्टो को एग्जीक्यूशन का सामना क्यों करना पड़ा था, तो उसकी भी चंद एक रीजन, यानी कि इफ अ 7 मार्क का क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू यू, सो यू आर सपोज टू गिव 3 रीजन, तो ये तीनों के तीनों रीजन आपके सामने मौजूद हैं। क्लियर है, हैव अ लुक ओवर इट। कि सबसे बड़ी वजह उनको एग्जीक्यूट करने की, यानी कि जेल भेजने की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उन पे इल्जाम था कि उन्होंने उस वक्त के पीएनए के एक सीनियर पॉलिटिशियन अहमद रजा कसूरी को मर्डर करवाया है बाय सेंडिंग द बाय सेंडिंग द ऑफिसर्स फ्रॉम एफएसएफ। और इस एफएसएफ के उन कारकुनों ने, एफएसएफ के उन एहलकारों ने अहमद रजा कसूरी का मर्डर किया था इन द ईयर 1974। क्लियर है। ये ट्रायल भुट्टो साहब के खिलाफ चलता है। इस पर्टिकुलर ट्रायल के नतीजे में भुट्टो साहब को जेल में डाला जाता है और अदालत उनको सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुना देती है। क्लियर है। इसके अलावा ये भी इल्जाम लगता है कि भुट्टो साहब जो थे वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि किसी हद तक जियाउल हक की रूल के लिए या पाकिस्तान के लिए खतरे का बाइस बने हुए थे। ठीक है, जब उनको जेल में डाला गया और जब उनको यूं कह लीजिए कि मुख्तलिफ एनार्की से बचने के लिए या पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात को बेहतर करने के लिए, जब ही व्हेन ही वाज सेंट टू द जेल, तो इट वाज आल्सो सीन कि इन्होंने जियाउल हक को थ्रेट करना शुरू कर दिया था कि आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ टैंपरिंग की है या आपने मेरे साथ ज्यादती की है और मुझे गलत तरीके से जेल में डाला है। तो वंस आई कम आउट ऑफ द जेल, एक दफा जैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा तो मेरे पास पब्लिक पावर इतनी है कि फिर मैं आपके साथ वही सब कुछ करूंगा जो आपने मेरे साथ किया है। तो इस पनिशमेंट के फेयर की वजह से भी यू कैन से कि जियाउल हक साहब की तरफ से इट वाज सीन कि जुल्फिकार अली भुट्टो को एग्जीक्यूट किया गया या फांसी की सजाएं सुनाई गई। ठीक है, खैर जो भी सवाल बनता है, ये 3 रीजंस आपके सामने मौजूद हैं। इन 3 रीजंस को आपने अपने एग्जाम के अंदर एलैबोरेट कर देना है। सो ऑल दी 7 मार्कर्स रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो एंड 1 14 मार्कर जो कि इनके रिफॉर्म से रिलेटेड है। आई हैव ट्राइड टू elaborate and make it easier for you as much as I can। ये सारी की सारी चीजें जुल्फिकार भुट्टो के हवाले से हैं। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी, और एल्स वी आर स्टार्टिंग जियाउल हक साहब। ठीक है, दीज नोट्स विल बी शेयर्ड विद यू वंस आई कंप्लीट द लेक्चर। तो वैसे तो आई हैव शेयर्ड द सॉफ्ट कॉपीज विद यू, बट फिर भी ये है कि ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बनाए हुए हैं रिगार्डिंग द पास्ट पेपर्स के कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पास्ट पेपर्स में पूछी गई हैं। तो ये भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। यू हैव 10 15 सेकेंड्स टू गो, उसके बाद हम ज्यादा स्टार्ट करेंगे 2 मिनट के ब्रेक के बाद। एनी क्वेश्चन सो फार? चलें, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट, और 1 मिनट के ब्रेक के बाद वी विल बी कमिंग अगैन एंड वी विल बी डिस्कसिंग जनरल जाउल। ठीक है, सो 1 मिनट के लिए हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको रीज्वाइन करते हैं।